नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम महाराष्ट्र सीएचयू के पेपर के आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखना और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए इनको आप अच्छे से याद ज़रूर कर लेना। हो सकता है आपकी आगामी जो भी एग्जाम्स होने वाली है उनमें एक दो क्वेश्चंस इनमें से फिर से रिपीट हो जाए, तो सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद कर लेना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा लेना ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए अब फटाफट से इस पूरे पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पहला सवाल क्या पूछा गया, बहुत ही अच्छा सा सवाल है और बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है। NPCDCS स्टैंड्स फॉर। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो NPCDCS है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है और उसमें से लगभग फुल फॉर्म आपको बताई गई है। एक वर्ड जो आपको बताना है वो कौन सा है। देखिए यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड डेथ। ये जो डेथ दिया गया है इसमें एक वर्ड और आएगा, वो वर्ड कौन सा है वही आपको पूछा गया था और बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन सेकंड स्ट्रोक। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड स्ट्रोक। NPCDS में लास्ट का जो सी वर्ड है इसका यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रोक। यहाँ पे शॉक, सनबर्न, इस प्रकार से ऑप्शंस तो ये देते हैं बट यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना है, स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर एडल्ट एज 18 ईयर्स और ओल्डर देन यहाँ पे डेस दिया हुआ है mmHg। मतलब जो भी 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की जो भी पर्सनस है, जो भी एडल्ट वन पर्सनस है, उनमें नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है ये सिंपली आपको पूछा गया। तो ये आपको पता भी है, 120/80 आप पढ़ते भी हैं। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आपका ये ब्लड प्रेशर नॉर्मली होता है। यहाँ पे आपको सिस्टोलिक का पूछा जा रहा है तो यहाँ पे सिंपली आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, लेस देन 120। 120 से अगर कम ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो ये क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ओरल कैंसर इज। ओरल कैंसर का सिंगल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, टोबैको च्यूइंग। जो भी तंबाकू वगैरह खाते हैं उनमें ओरल कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल जो ओरल कैंसर का रिस्क फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है, टोबैको च्यूइंग। बाकी जो ऑप्शन है वो आप साथ साथ पढ़ते जाना और वीडियो को लाइक करके प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मली ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। कौन सी स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होती है ये आपको सिंपली पूछा गया है और यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में प्लेसेंटा डिलीवर होती है। फर्स्ट में क्या होता है, पेन अराइज होता है, सेकंड में बेबी डिलीवर होता है और थर्ड में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो डिलीवर हो जाती है और फोर्थ स्टेज में हम क्या करते हैं, मदर एंड बेबी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी ये सवाल पूछा जाता है। व्हाट इज द रीजन फॉर द गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का गोल्डन कलर अगर हो जाए तो ये किसको इंडिकेट करेगा, या फिर गोल्डन कलर अगर एमनियोटिक फ्लूइड का हो रहा है तो इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, RH इनकम्पेटेबिलिटी। बाकी हम ज़्यादा डिटेल में आगे क्लास में बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे जो गोल्डन कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का वो किस में होता है, RH इनकम्पेटेबिलिटी। अगर किसी मदर में बच्चे को हो जाए तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो है वो गोल्डन कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वॉट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। PPH का आपको कॉमनेस्ट कॉज पूछा गया और ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। और ये बहुत बार क्वेश्चन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होती है, फिर जो CHOs की एग्जाम होती है, प्रीवियस जो CHOs की एग्जाम हुई है उनमें भी ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेली रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो फॉलिक एसिड है उसकी डेली रिक्वायरमेंट आपको बतानी है, किसमें, प्रेगनेंसी में। अब आपको पता है कि जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, 400 माइक्रोग्राम पर डे। इतना फॉलिक एसिड तो एक प्रेग्नेंट लेडी को डेली खिलाना ही खिला चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड द थ्री बेसिक फैक्टर्स आर एजेंट, होस्ट एंड।
लास्ट वाला जो आपको ट्रायड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आपने पढ़ा होगा, उसमें से लास्ट वर्ड मिसिंग है और वहीं आपको पूछा गया कि जो बेसिक फैक्टर्स है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के वो कौन कौन से हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द फीचर ऑफ इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम एक्सेप्ट, यहाँ पे जो भी फीचर्स दिए गए हैं वो इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के हैं एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन डी, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का कोई लेना देना नहीं है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम से। अगर किसी पर्सन को इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम होता है तो उसमें डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और पेन इन एब्डोमेन, पेट दर्द भी उस पर्सन को हो सकता है। तो ये तीनों के जो तीनों फीचर्स है ये इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। वॉमिटिंग का कोई कनेक्शन इससे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वुंड वेयर देयर इज नो ब्रेक इन द स्किन एंड एक्सटर्नली करेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, डिसकलरेशन एंड पेन इज कॉल्ड एज। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है और आपको पूछा गया कि डेफिनेशन किसकी है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, कंट्यूज्ड एंड क्लोज्ड वुंड। यानी कि क्लोज्ड वुंड जब होता है तो उसमें क्या होता है कि जो इंजरी है वो तो हो जाती है बट स्किन ब्रेकडाउन नहीं होती है। आप यूँ समझ लीजिए कि कोई पर्सन है वो चल रहा है, चलते चलते वो गिर गया, गिरते क्या हुआ, जो जगह है जो अफेक्ट हुई है, जहाँ से डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आई है, वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी और डिसकलरेशन। आपने देखा होगा जैसे आप खेलते खेलते किसी, यूँ समझ लीजिए आपके बॉल है, बॉल के आपके हैंड या फिर फुट पे आपके लग गई, लगते ही क्या है वहाँ पे नीले नीले कलर में डिसकलरेशन हो जाता है ना। साथ ही साथ पेन जो है वो भी वहाँ पर होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है, वहाँ पे सूजन वगैरह भी आ जाती है। तो ये किस में होता है, ये क्लोज्ड इस प्रकार के जो भी वुंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कंट्यूज्ड या फिर क्लोज्ड वुंड। बाकी जो तीन ऑप्शंस और दे रखे हैं ये ओपन वुंड के हैं, यहाँ पे क्लोज वुंड की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस of intraoperative care, when a client arrives in the operating room, 3 groups of personnel are included in the care except। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंट्रा ऑपरेटिव केयर, पेशेंट है वो ऑपरेटिंग रूम में आ चुका है और वहाँ पे इंट्रा ऑपरेटिव केयर उस पेशेंट को देनी है, तो उसके लिए 3 ग्रुप जो पर्सन है वो वहाँ पर अवेलेबल होंगे एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ डी, पैथोलॉजिस्ट टीम की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, एनेस्थेटिक टीम वहाँ पर अवेलेबल होगी तभी तो उसका ऑपरेशन होगा। साथ ही साथ ऑपरेटिंग रूम नर्स है वो भी होगी वहाँ पर, साथ ही साथ सर्जिकल जो टीम है वो भी वहाँ पर होगी। तो ये तीनों टीमें मिलकर जो है वो ऑपरेशन को कंप्लीट सक्सेसफुल करवाएगी, पैथोलॉजिस्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जनरल पर्पज ऑफ ए वेनी पंक्चर इज। वेनी पंक्चर का जो जनरल पर्पज है वो क्या है, ये मेनली जो वेनी पंक्चर हो क्यों यूज़ ली जाती है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के लिए वेनी पंक्चर जरूरी है। अगर आप ब्लड स्पेसिमेन या फिर ब्लड कलेक्ट करना चाहते हैं, ब्लड का सैंपल आप लेना चाहते हैं तो वेनी पंक्चर आपको करना पड़ेगा। स्टार्ट एंड आईवी इन्फ्यूजन, आप कुछ भी आईवी इन्फ्यूज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेनी पंक्चर करना पड़ेगा। इंस्टिल मेडिकेशन आईवी इन्फ्यूज करवाएंगे तो यहाँ से आप मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या है, वेनी पंक्चर की पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉज ऑफ पेरिफेरल साइनोसिस इज। पेरिफेरल साइनोसिस का कॉज क्या है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। विनस ऑब्स्ट्रक्शन पेरिफेरल साइनोसिस का कॉज है, आर्टियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड कोल्ड एक्सपोजर, तीनों के तीनों क्या है, ये कॉजेज है पेरिफेरल साइनोसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मिजल्स इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो मिजल्स के यहाँ पे दे रखे हैं एक को छोड़कर, बाकी सभी के सभी क्या है, मिजल्स के डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस को छोड़कर क्वास्के डिजीज, रूबेला एंड स्कारलेट फीवर, तीनों के तीनों जो है ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं मिजल्स के। एक जो नहीं है वो कौन सा है, पोलियोमाइलाइटिस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डेस करके दिया हुआ है, इज ए साइंस ऑफ फूड एंड इट्स इंटरएक्शन विथ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ। देखिए यहाँ पे डैश करके लिखा है, बाकी कंप्लीट डेफिनेशन आपको दे रखी है, इस डैश को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन की कंप्लीट डेफिनेशन दे रखी है, साइंस ऑफ फूड का नाम आती है, आपको न्यूट्रिशन करना है। मतलब साइंस ऑफ फूड है कौन सी, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, एक साइंस ऑफ फूड है और ये
जो भी इंट्रैक्शंस होते हैं बॉडी में, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रमोट करते हैं एंड मेंटेन रखते हैं हेल्थ को, वो कौन से होते हैं? न्यूट्रिशंस। मतलब न्यूट्रिशंस की वजह से प्रमोट होती है अपनी हेल्थ, और जो भी मेंटेनेंस होता है पूरी बॉडी का वो न्यूट्रिशन से ही होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से यहाँ पे डेस लिखा हुआ है, देन आगे कंप्लीट डेफिनेशन दे रखी है, रेफर्स टू द फिजिकल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी ऑफ ए डाइटरी इंटेक इन एडिक्वेट इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। यानी कि अगर कोई डाइटरी या फिर कोई खाने पीने में कोई कमी रह रही है तो उसकी वजह से फिजिकली जो है वो पर्सन अफेक्ट होगा, 100% होगा। तो ये इस टर्म को क्या कहेंगे, ये सिंपली आपको पूछा गया है। यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, माल न्यूट्रिशन। ये माल न्यूट्रिशन की कंप्लीट डेफिनेशन आपको दे रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा पेपर पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वाशियोरकर टर्म इज यूज्ड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ। क्वाशियोरकर जो टर्म है, ये क्वाशियोरकर एक माल न्यूट्रिशन की ही डिजीज कंडीशन है जिसमें कौन सी स्पेसिफिक डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से पर्सन को क्या होता है? क्वाशियोरकर, यानी जो भी बच्चे होते हैं उनको क्वाशियोरकर होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है? ऑप्शन फर्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन की स्पेसिफिक अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो उस बच्चे को क्या होगा? क्वाशियोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इन चिल्ड्रन लीड्स टू ब्लाइंडनेस। यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, वाई, सी, जेड। ऐसे भी वाई और जेड कौन सी विटामिन होते हैं? कोई से नहीं होते, तो ये दो तो डायरेक्टली हट रहे हैं। और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? बच्चों में ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एपिडेमिक यूजुअली अफेक्टिंग ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन अकरिंग ओवर ए वाइड जियोग्राफिक एरिया इज कॉल्ड एज। ये आपको कंप्लीट डेफिनेशन दे रखी है और यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, पैंडेमिक। पैंडेमिक की यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन दे रखी है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को अगर कोई डिजीज कंडीशन अफेक्ट कर रही है और वो पर्टिकुलर बहुत बड़े एरिया को या फिर बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया या फिर कंट्री टू कंट्री अगर स्प्रेड आउट हो रही है तो उस टर्म को बोलते हैं पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिक्वेट विटामिन डैश कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपोजर टू सनलाइट। मतलब सनलाइट के एक्सपोजर से कौन सा विटामिन अपन लोग वहाँ से लेते हैं, मतलब सनलाइट से ले सकते हैं, तो वो विटामिन है ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो एक्सपोज टू सनलाइट से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 कैलोरीज इज इक्वल टू जूल। यानी आपको बताना है कि 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, 4.184। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 कैलोरीज में 4.184 जूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी इज रिच इन ऑल फॉलोइंग फ्रूट्स एक्सेप्ट। विटामिन सी जो है वो सभी फ्रूट्स में बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, ऑनियंस। प्याज में नहीं होता है, बाकी लेमन, ऑरेंज, आंवला, ये सभी के सभी क्या है? विटामिन सी के भरपूर जो भी फ्रूट्स हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मली 1 ग्राम ऑफ ऑयल गिव्स कैलोरीज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा है, घुमाने जैसे वैसे है नहीं इसमें कुछ भी। यहाँ पे फैट की जगह यहाँ पे आपको क्या दिया है? ऑयल। 1 ग्राम ऑयल से कितने कैलोरीज आपको मिलती है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 कैलोरीज। बाकी जो फैट और प्रोटीन है उनसे 4 कैलोरीज मिलती है 1 ग्राम से, ये आप सभी को पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, nutrients are obtained from food by the process of metabolism that takes place in the following steps except। यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्टेन करते हैं बॉडी के अंदर, मतलब फूड्स जो भी है आप ऑब्टेन कर रहे हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रोसेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस, जो भी स्टेप्स आपको दे रखे हैं वो सारी की सारी होती है एक को छोड़कर। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है वो आपको यहाँ पे बतानी थी। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, हार्मोनाइजेशन। ये कोई भी ऐसी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस वगैरह नहीं है जिससे कि आपको कोई भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं उसका पूरा निचोड़ जो भी आपको उससे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो मिल सके। एसिमिलेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी की सारी प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर द फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट। यहाँ पे सभी के सभी क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है, एक को छोड़कर। तो ए डी ई के आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे देखिए ए भी है, डी भी है और ई भी है, के नहीं है, तो के की जगह यहाँ पे सी है, तो ये क्या हो गया आपका? वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फ्लोरोसिस इज ए कंडीशन विच कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ डैश कंटेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। फ्लोरोसिस ये तो फ्लोराइड की वजह से होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पानी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है तो उसकी वजह से जो है फ्लोरोसिस डिजीज कंडीशन हो सकती है, दांत वगैरह झड़ने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर द प्राइमरी सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज एक्सेप्ट। क्या क्वेश्चन पूछा गया है ना, बिल्कुल इजी बच्चों वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए पार्किंसन डिजीज के सभी क्या है, प्राइमरी सिम्टम है एक को छोड़कर। यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन डी, कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट का कोई लेना देना नहीं है पार्किंसन डिजीज से। बाकी सभी के सभी देखिए, ट्रिमर इन हैंड्स एंड लेग्स, हाथ पैरों में ट्रिमर्स रहेंगे, साथ ही साथ हाथ पैरों में क्या रहेगी, स्टिफनेस रहेगी, एंड स्लोनेस ऑफ मूवमेंट एंड पॉस्चरल इनस्टेबिलिटी, चलने फिरने में, हिलने डुलने में, इनमें भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। ये सीधी सी बात है, ये सारे के सारे हिलने डुलने से ही है, मतलब हाथ पैरों से ही सिम्टम्स दे रखे हैं, तो ये सभी के सभी पार्किंसन डिजीज में होंगे। एक जो नहीं होगा वो कौन सा होगा, कैटेरैक्ट। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ रजिस्टर्ड इन ए गिवन ईयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर्स यूजली एक्सप्रेस्ड एज ए रेट पर 1000 लाइव बर्ड्स इज कॉल्ड। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पे दे भी रखा है कि इन्फेंट डेथ हो रही है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, उसको आप एक्सप्रेस किससे कर रहे हैं, 1000 लाइव बर्थ से। इसको क्या कहेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की आपको दी गई है, तो ऑप्शन सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द एक्ट पास्ड इन ईयर 2000 एंड अमेंडमेंट डन इन ईयर 2006 where is the law relating to zwellines in conflict with law and children's in need of care and protection is termed as। यहाँ पे मतलब पूरी जो राम कहानी है वो एक एक्ट के बारे में पूछी जा रही है कि वो कौन सा एक्ट है जिसको 2000 में पास किया गया और उसकी जो अमेंडमेंट की गई वो 2006 में की गई थी, वो कौन सा एक्ट है, और वो एक्ट भी किससे जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये जो एक्ट आपको पूछे जा रहा है ये कौन सा है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन इंडिया टू फोकस मेनली ऑन प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी टू अडॉप्ट रिगार्डिंग, जो BFHI है 1992 में चलाया गया था। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसका मेनली जो फोकस है या फिर ये जो चलाया जा रहा है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, इसका मेन पर्पज़ क्या है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग में जो भी समस्याएं आती है उनको सॉल्व करने के लिए, उनको मिनिमाइज करने के लिए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है वो चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्कीम इन महाराष्ट्र अंडर NHM वेयर द आंगनबाड़ी and school children were inspected, treated and referred whenever needed in the help of team is termed as। यहाँ पे महाराष्ट्र भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, आपको राजस्थान भी यहाँ पर दिया जा सकता है, यहाँ पर आपको केरला भी दिया जा सकता है, मध्य प्रदेश भी आपको दिया जा सकता है, मतलब कोई से भी स्टेट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। आपको सिंपली क्वेश्चन में तो ये पूछा जा रहा है कि जो भी आंगनवाड़ी और जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उन बच्चों को इंस्पेक्ट करने का, उनको ट्रीट करने का और उनको रेफ़र करने का जो काम होता है वो एक टीम को दिया गया है। वो टीम जो है वो कौन सी होती है ये आपको सिंपली पूछा गया है। यहाँ पे जो है स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिंपली जो पूछा जा रहा है वो इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, आंगनवाड़ी हो, स्कूल चिल्ड्रंस बच्चे हो, उनको इंस्पेक्ट, ट्रीट और रेफ़र करने का जो काम होता है वो एक टीम को दिया गया है। उस टीम जो होती है वो कौन सी टीम होती है, वो टीम होती है RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो भी कर्मचारी लगे होते हैं उनको पर्टिकुलरली जो भी बच्चे होते हैं आंगनवाड़ी एंड स्कूल वाले, उनको इंस्पेक्ट करने का, उनको ट्रीट करने का और रेफ़र करने का जो है पूरा जिम्मा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलोइंग वैक्सीन वी आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी सभी की सभी क्या है, अंडर जो भी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अंतर्गत डाली गई है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीन दे रखी है ये तीनों ही तीनों नेशनल जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा सिस्टम है। देखिए यहाँ पे दिस इज ए सिस्टम ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स इन द स्टेट ऑफ एफिकेसी एंड पोटेंसी एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एक्चुअल रिसिपिएंट ऑफ द वैक्सीन इज टर्म्ड एज सिस्टम। मतलब पूरी डेफिनेशन दी गई है
कि एक वो कौन सा सिस्टम है जिसमें हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं और कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन करने का कंप्लीट जो है प्रोसेस होता है, और उसमें जो वैक्सीन है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाता है जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी और पोटेंसी जो है वो बनी रहती है। तो इस टर्म को क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं हम कोल्ड चेन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन, द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज पीरियड। यानी कि जो भी 28 दिन से कम के जो बच्चे होते हैं वो कौन सी पीरियड के अंदर होते हैं, मतलब कौन सा पीरियड वो कहलाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट नियोनेटल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर एपगार स्कोरिंग 5 ऑब्जेक्ट क्राइटेरियन वी आर गिवन एक्सेप्ट। यानी कि एपगार स्कोर में क्या है, 5 जो है क्राइटेरिया हम चेक करते हैं एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन डी मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस या फिर मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ये हम चेक नहीं करते हैं एपगार में। बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों के तीनों हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉमिटिंग इन न्यूनेट में अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो भी न्यूनेट्स है उनमें वॉमिटिंग के सभी कारण हो सकते हैं, ये नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज हैं एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड एरोफेगी, एरोफेगी को छोड़कर। यहाँ पे बाकी सभी जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं तीनों के तीनों क्या है, ये नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज हैं वॉमिटिंग होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्थ एस्फाइक्सिया इज रिलेटिंग विथ फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। यानी कि जो पैथोफिजियोलॉजी है बर्थ एस्फाइक्सिया की वो सभी से रिलेटेड है। यानी कि जो बर्थ एस्फाइक्सिया होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मतलब बर्थ एस्फाइक्सिया होने के सभी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी, इनकी वजह से बर्थ एस्फाइक्सिया हो सकता है, या फिर हम चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बर्थ एस्फाइक्सिया हुआ है एक कंडीशन को छोड़कर। बाकी 3 कंडीशंस तो सही है जिनसे हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कंजेनाइटल हाइड्रोसिली। हाइड्रोसिली मतलब जो भी आपके स्क्रोटम है उनमें स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी, तो ये एक गलत है। बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो बर्थ एस्फाइक्सिया हो सकता है, आर्टियल ऑक्सीजन टेंशन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है, एसिडोसिस अगर हो रहा है मतलब ब्लड का पीएच जो है वो गिर रहा है तो भी क्या हो सकता है, बर्थ एस्फाइक्सिया की हो सकता है। तो ये सभी की सभी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है बर्थ एस्फाइक्सिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विच डिजीज इज इरेडिकेटेड ग्लोबली। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से एक कौन सी वो बीमारी है जो हट चुकी है, इरेडिकेट हो चुकी है। यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना, ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्लूड फॉलोइंग इंडिकेटर्स एक्सेप्ट। सभी के सभी इंडिकेटर्स जो है वो PQLI के अंतर्गत आते हैं एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी पर कैपिटा GNP, इसको छोड़कर। बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज, ये सभी जो है PQLI के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसिडेंस रेट इज कैलकुलेटिंग यूजिंग। इंसिडेंस रेट को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे या फिर इंसिडेंस का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नंबर ऑफ न्यू केसेज। नंबर ऑफ न्यू केसेज जो भी है उनको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंस। प्रिवेलेंस बोलते हैं न्यू एंड ओल्ड दोनों केसेज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन इज। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी एक लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, OPV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICD-10 स्टैंड्स फॉर। ICD-10 का फुल फॉर्म आपको पूछा गया, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10th रिवीजन। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड। यानी कि जो NVBDCP है इस प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सी बीमारी इंक्लूड नहीं की गई है। बाकी सभी की सभी बीमारियां जो है वो इस प्रोग्राम में इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ आशा इज। आशा की फुल फॉर्म आपको पूछी गई है। 3 क्वेश्चंस तो देखिए यहाँ पे आ चुके हैं फुल फॉर्म वाले। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। ऑप्शन सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक्रीडिएटेड वर्ड वहाँ पे आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिथायरिज्म इज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ। लिथायरिज्म किस न्यूट्रिएंट्स के कंजप्शन की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी कैसरी दाल या फिर लाख दाल। इस दाल के कंजप्शन से लिथायरिज्म पर्सन के अंदर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नालगोंडा टेक्निक इज यूज्ड फॉर। नालगोंडा टेक्निक जो यूज ली जाती है ये किसके लिए यूज ली जाती है।
यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, डीफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर। डीफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भोपाल गैस ट्रेजेडी इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई है इंडिया के अंदर, ये किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक। यानी कि एक कॉमन सोर्स है, पर्टिकुलर सोर्स है, मिथाइल आइसोसाइनाइट जो फैली थी भोपाल गैस त्रासदी में, तो वो एक सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक थी, वो एक पर्टिकुलर जगह पे फैली थी जिसकी वजह से लाखों लोगों को वहाँ पे दिक्कत हुई थी और अभी भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स ही चलती है इस भोपाल गैस त्रासदी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैक्सीन्स दैट आर सेंसिटिव टू फ्रीजिंग एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सब जीरो टेम्परेचर आर एक्सेप्ट। सभी के सभी जो है यहाँ पे मतलब फ्रीजिंग सेंसिटिव वैक्सीन्स है एक को छोड़कर, तो यहाँ पे कोलेरा जो है वो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कोलेरा। बाकी टिटनस, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, ये सभी की सभी जो है फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होती है, तो इनको जो है सब जीरो टेम्परेचर पे रखा जाता है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबरकुलोसिस इज ए स्पेसिफिक इन्फेक्शन डिजीज विच इज कॉज्ड बाय। ट्यूबरकुलोसिस एक स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो किसके कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। मतलब ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। डेंगू वायरस आर ट्रांसमिट बाय इन्फेक्टेड। डेंगू वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है और वो किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, फिर कौन सा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसकी वजह से डेंगू जो है वो फैलती है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, मॉस्किटोज। जो भी एडीज मॉस्किटोज होते हैं उनकी वजह से डेंगू वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। तो दोस्तों ये था महाराष्ट्र सीएचओ का पेपर और हमने कंप्लीट पेपर सॉल्व करवा दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कोई इश्यू हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके 10 CHO मॉडल पेपर्स आप बाय कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ CHOs के प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे। साथ ही साथ BPC CHN का एक कोर्स चल रहा है, वो भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप CHO में सेलेक्ट होते हैं और आपकी CHN की ट्रेनिंग होती है तो आप वो कोर्स बाय करके अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। एंड एक कोर्स और चला रखा है वहीं पर जो शॉर्ट टर्म रिवीजन है, मतलब थोड़े से समय में अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हो तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन एंड डायरेक्टली उनके आंसर्स दे रखे हैं, तो वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये थे अपने 50 क्वेश्चंस। तो आज का ये जो पेपर है वो हमने सॉल्व करवा दिया है। बाकी अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट जो है वो CHO के कुछ गोल्डन पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। आपकी हरियाणा CHO की एग्जाम होने वाली है, इधर राजस्थान CHO की एग्जाम होने वाली है, तो RML की एग्ज़ाम भी जस्ट होने ही वाली है। मतलब CHOs की एग्ज़ाम जल्दी जल्दी हो रही है क्योंकि अभी हरियाणा की होने वाली है 29 को एंड फरवरी में जो है राजस्थान CHO की होने वाली है। तो कुछ CHOs के लिए गोल्डन पॉइंट्स जल्दी हम प्रोवाइड करवाएंगे, वो क्लासेज भी आप जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लो ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।